बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मस्कुलर डिसऑर्डर के मसल में कुछ प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं, उनको हमने डिस्कस करना है। बेसिकली जिस तरह हम बात करते हैं मस्कुलर प्रॉब्लम के, तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमारी डाइट से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम हमारे इन्फेक्शन से रिलेटेड होते हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम जो मसल्स के अंदर होने वाले इवेंट से रिलेटेड होते हैं। तो आज भी जो हम डिस्कस करेंगे उनमें यही कैटेगरी होंगी, कुछ इन्फेक्शियस होंगे, कुछ न्यूट्रिशन से रिलेटेड होंगे, कुछ आप कह सकते हैं जो एक्सीडेंट से रिलेटेड होंगे। तो सबसे पहला जो मस्कुलर डिसऑर्डर है वो है मसल फटीग। फटीग कहते हैं थक जाने को, और ये हमारे इल्म में है कि जब हम थक जाते हैं तो हमारे मसल्स काम नहीं करना चाहते। ठीक है, जिसको भी थकावट का एहसास होता है तो आमतौर पे उसको ये नज़र आ रहा होता है, उससे अगर कोई काम का कहे तो वो कहता है मैं नहीं कर सकता क्योंकि मैं थका हुआ हूँ। असल में बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर कुछ पेन्स लाइक फीलिंग हो रही होती है हमारे मसल्स के अंदर। वो पेन्स लाइक फीलिंग हमें कंपेल कर रही होती है, मजबूर कर रही होती है कि हम रेस्ट करें। आज हम इसके रीज़न भी डिस्कस करेंगे कि रेस्ट से क्या होता है और मसल फटीग क्यों होती है, और इसकी डिटेल अगर देखा जाए पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। हमने जो मसल कॉन्ट्रैक्शन का पूरा प्रोसेस पढ़ा है उसमें सारे जो पॉइंट वो डिस्कस हो चुके हैं कि कैसे मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कैसे मसल रिलैक्स करते हैं। तो सबसे पहले देखना ये है कि मसल फटीग है क्या। तो नाम से जाहिर है, जैसे हम थकावट के वक्त कहते हैं हम काम नहीं करते, तो मसल फटीग का मतलब ये है कि अगर मसल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन की सलाहियत है अगर वो ख़त्म हो जाए, ये होता तो टेम्पोरेरी है, लेकिन अगर वो कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये मसल फटीग हो रही है। तो डेफिनेशन फिजियोलॉजिकली इनएबिलिटी ऑफ मसल टू कॉन्ट्रैक्ट। अगर फंक्शन के एतबार से मसल के कॉन्ट्रैक्ट करने की जो सलाहियत है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाए या ख़त्म हो जाए तो इस कंडीशन को हम कहेंगे ये मसल फटीग। इसका काज क्या बनता है, यहाँ हमने डिस्कस किया कि मसल फटीग रिजल्ट फ्रॉम डेफिसिट ऑफ एटीपी की। अगर एटीपी कम पड़ी है बॉडी के अंदर तो मसल फटीग के चांसेस ज़्यादा होते हैं या मसल फटीग होना शुरू हो जाता है। इसकी क्या लॉजिक है, इसको थोड़ा सा हमने इसके मैकेनिज़्म को डिस्कस करना है कि एटीपी के कम होने से मसल फटीग क्यों होती है। सबसे पहले देखना यह है कि एटीपी कम कब होती है। लास्ट लेक्चर में इसकी डिटेल हम डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सोर्स ऑफ एटीपी है फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन। अगर एरोबिक रेस्पिरेशन में डेफिशिएंसी आ जाए, एटीपी प्रोड्यूस ना कर सके किसी भी वजह से, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी की वजह से, या इंसान बहुत ज़्यादा जब एक्सरसाइज कर रहा होता है तो ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हमारी बॉडी का जो नॉर्मल प्रोसेस है ऑक्सीजन को सप्लाई करने वाला वो कम पड़ जाता है। यानी ये नहीं है कि कोई डिजीज़ हो गई है, लेकिन ऑक्सीजन की बॉडी में डिमांड इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है जब इंसान एक्सरसाइज करता है तो एटीपी की ज़रूरत बढ़ जाती है। ठीक है, जो नॉर्मल प्रोसेस चल रहा है बॉडी का वो उसने एक लिमिट तक एटीपी प्रोड्यूस करना है। जब डिमांड बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली उस डिमांड के लिहाज से एटीपी मीट नहीं कर रहे होते, तो हम कह सकते हैं कि एटीपी की डेफिशिएंसी हो गई। एटीपी का रोल भी आपने याद रखना है, ये मैं बार बार अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर रहा हूँ कि एटीपी का क्या रोल है। एटीपी हमारे पास क्रॉस ब्रिज, जो एक्टिन और मायोसिन के दरमियान एक बॉन्ड बनता है जिसको हमने कहा क्रॉस ब्रिज। तो क्रॉस ब्रिज जब बनेगा तो एटीपी हाइड्रोलाइज होंगे, तो उससे जो एनर्जी निकलेगी वो मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगी। अब फिर मसल अगर रिलैक्स होना चाहता है तो ये एटीपी आते हैं, इस क्रॉस ब्रिज को तोड़ते हैं और मसल कौन सी कंडीशन में आ जाता है, रिलैक्स कंडीशन में आ जाए। अच्छा, हम एक सीक्वेंस के साथ चलेंगे ताकि आप जो आपकी बुक में इफेक्ट्स लिखे हों वो आपको अच्छी तरह याद हो। हालांकि बुक में थोड़ी सी तरतीबी से लिखे हों, लेकिन हम इसको तरतीब से लेके चलेंगे ताकि आप सीक्वेंस से इन चीज़ों को अच्छी तरह याद करें। सपोज़ मैं कहता हूँ कि बॉडी के अंदर एटीपी की अवेलेबिलिटी कम पड़ गई या बिल्कुल नहीं है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि जो क्रॉस ब्रिज टूटना था जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक दफ़ा एनर्जी प्रोवाइड होगी, मसल कॉन्ट्रैक्ट कर गया। अब दोबारा मसल को रिलैक्स होने के लिए क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए एटीपी चाहिए, वो एटीपी नहीं मिला। ठीक है, वजह क्या, ऑक्सीजन की कमी हो गई या एटीपी की डिमांड बढ़ गई, दोनों लॉजिक्स हो सकती हैं। तो क्या रहेगा कि मसल वो कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे, वो कॉन्ट्रैक्ट करते रहेंगे, ऐसे कॉन्ट्रैक्शन होती रहेगी। ठीक है, इसको हम कॉन्ट्रैक्चर भी कह सकते हैं, कन्वल्जन्स भी कह सकते हैं कि जिसमें में झटके लगना शुरू हो जाएंगे। तो एटीपी अवेलेबल नहीं है बॉडी के अंदर, मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। अब जब मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे तो बिकॉज कॉन्ट्रैक्शन रहने की वजह क्या है कि क्रॉस ब्रिज आर अनेबल टू डिटैच, कि जो क्रॉस ब्रिज है वो नहीं टूट रहा। अब बॉडी के अंदर एक स्टेट ऑफ इमरजेंसी आ जाएगी।
स्टेट ऑफ इमरजेंसी कि अब इस कॉन्ट्रैक्शन को तोड़ना है, क्योंकि बॉडी ने तो रिलैक्स करवाना है मसल को, तो बॉडी फ़ौरन ही अपने प्लान बी और प्लान सी की तरफ जाएगी। जो सबसे एक्सट्रीम प्लान है जो आखिरी कंडीशन में, वो है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन होगी जो आप कह सकते हैं इमरजेंसी सिचुएशन में बॉडी का प्लान है, तो उसमें से एटीपी निकलेगा। वो एटीपी क्या करवा देगी, इस मसल्स को जो डिटैच नहीं हो रहे एरोबिक रेस्पिरेशन की कमी की वजह से, एटीपी के अनअवेलेबल होने की वजह से, वो फ़ौरन ही एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा के ग्लूकोज को तोड़ना शुरू कर दी इमरजेंसी में। अब जो ही ग्लूकोज टूटता है एनारोबिकली, तो लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। अब लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन मसल सेल के अंदर जो इफ़ेक्ट काज करती है वो क्या है, अब चूँकि एसिड है, एसिड से एच आयन निकलते हैं, तो जो ही मसल्स के अंदर एच आयन आएंगे, ज़्यादा अमाउंट के अंदर आएंगे, तो आयनिक इम्बैलेंस हो जाएगा। दूसरा इफेक्ट क्या होगा, ड्रॉप ऑफ पीएच होगा, ड्रॉप ऑफ के पीएच कम। अच्छा, जब ये कंडीशन आयनिक इम्बैलेंस और ड्रॉप ऑफ पीएच मसल्स के अंदर होती है, तो यहाँ हमें एक फीलिंग प्रोड्यूस होती है जिसको हम कहते हैं मसल एक। हेडेक से निकला है, जैसे एक कहते हैं दर्द को, कि हमारे जो मसल है वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ड्रॉप ऑफ पीएच का एक इफ़ेक्ट तो ये है कि हमें सेंसेशन मिल रही होती है पेन की। दूसरा इफ़ेक्ट ये है कि मसल्स के वो जो एंजाइम है जिन्होंने प्रॉपर अंदाज में ग्लाइकोलाइसिस करनी है, क्योंकि एंजाइम को एक स्टेबल पीएच चाहिए, ऑप्टिमम पीएच चाहिए, तो पीएच कम होने का मतलब ये है कि उसकी जो ऑप्टिमम पीएच है वो मैनेज नहीं रहेगी, वो मेंटेन नहीं रहेगी, तो उनकी जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी। तीसरी चीज़ जो आपने जहन में रखनी है, एक तो मसल एक हुआ पीएच के ड्रॉप होने से, दूसरा जो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ एंजाइम्स हैं वो कम हो गई, तो ऑटोमेटिकली जो मसल्स का फंक्शन है वो कम हो गया। तीसरा ये है कि जब पीएच कम होती है मसल सेल के अंदर, जो कैल्शियम आयन होते हैं जिन्होंने ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करके मसल कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करनी है, ये बाइंडिंग भी नहीं होती, ये बाइंडिंग नहीं होती। जब कैल्शियम आयन ट्रोपोनिन के साथ बाइंड नहीं करेंगे तो ऑटोमेटिकली मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगे, और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली ये कंडीशन मसल फटीग वाली है। सीक्वेंस के साथ हम आए कि हमारे पास एटीपी अवेलेबल नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन बॉडी में ज़्यादा होना शुरू होगी, और जो क्यों होना शुरू हो गई, क्योंकि क्रॉस ब्रिज को तोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि क्रॉस ब्रिज को तोड़ने के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए। तो बॉडी के अंदर इमरजेंसी आ गई, उस इमरजेंसी से निपटने के लिए बॉडी फ़ौरन एनारोबिकली ग्लूकोज को तोड़ना शुरू करती है, जिससे एटीपी मिलके क्रॉस ब्रिज तो टूट जाते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि साथ लैक्टिक एसिड भी जमा होता है। लैक्टिक एसिड चूँकि एसिड है, उससे एच आयन निकलते हैं, आयनिक इम्बैलेंस हो जाता है, पीएच के ड्रॉप होना शुरू। पीएच के ड्रॉप के तीन इफेक्ट जो मैंने बताए हैं कि मसल्स में दर्द होना शुरू होगा, नंबर 1। दूसरा, एंजाइम्स की एफिशिएंसी कम हो जाएगी, तो ओवरऑल मसल का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तीसरा, जो बाइंडिंग है कैल्शियम आयन की ट्रोपोनिन के साथ वो कम हो जाएगी। अब ये तीनों प्रोसेस को अगर इकट्ठा, तीनों इफेक्ट को इकट्ठा कर लिया तो रिजल्ट ये निकलेगा कि मसल अब दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, और मसल अगर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मसल फटीग। अच्छा, उसके बाद है अगली डिजीज़ हमारे पास है मस्कुलर टेटनी। टेटनी एक इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन को कहा जाता है। इनवॉलेंट्री, हमारे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो वॉलेंट्री मसल है, हमारी मर्ज़ी के मुताबिक उनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। अगर हमारी मर्ज़ी के बगैर वो तेज़ी से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना शुरू हो जाए, उसको हम कहेंगे इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन उसमें स्टार्ट। इसके काफ़ी सारे काजेज़ हैं, उनमें से एक काज मस्कुलर टेटनी है। अब यहाँ क्या होता है कि ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल कम होता है, तो यहाँ स्टूडेंट थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि कैल्शियम लेवल तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए ज़रूरी है, ठीक है, तो जब कैल्शियम लेवल लो होगा तो कॉन्ट्रैक्शन कम होनी चाहिए। तो यहाँ क्या हो रहा है कि लो कैल्शियम लेवल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन तेज़ी से होना शुरू हो जाती, तो ये आमतौर पे ऑपोजिट इफेक्ट नज़र आ। नॉर्मली जो अब तक हमने डिस्कस किया है कि कैल्शियम आयन ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्शन के लिए। कैल्शियम आयन आता है, ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है, ट्रोपोमाइसिन को डिस्प्लेस करता है, उसके बाद एक्टिन की बाइंडिंग साइड एक्सपोज होती है, मायोसिन एक्टिन अटैच हो जाते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि कैल्शियम के लेवल कम होने से इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन
बढ़ जाती है, इसकी क्या लॉजिक है, इसको हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले देखना ये है कि कैल्शियम का सिर्फ मसल कॉन्ट्रैक्शन में रोल नहीं है, बल्कि कैल्शियम का जो नर्व इम्पल्स की जनरेशन में भी रोल है, कि नर्व इम्पल्स की जो जनरेशन है उसको कंट्रोल में रखती है। बेसिकली हमारे पास जब हम नर्व इम्पल्स की बात करते हैं तो नर्व इम्पल्स आम तौर पे दो आयंस की मूवमेंट की वजह से जनरेट होती है, सोडियम पोटाशियम। हमारी बॉडी में सोडियम और पोटाशियम की जो मूवमेंट्स हैं इनकी वजह से नर्व इम्पल्स जनरेट होती है। सोडियम अंदर आते हैं, पोटाशियम बाहर जाते हैं, किसी भी जगह, चाहे वो न्यूरॉन्स हो या मसल्स हो, जो नर्व इम्पल्स का ताल्लुक सोडियम और पोटाशियम के साथ है। सोडियम जितनी तेज़ी से अंदर आएगा उतनी ही नर्व इम्पल्स ज़्यादा जनरेट होंगी। तो आप कह सकते हैं सोडियम को अंदर लाने वाले जो गेट होते हैं उनको सोडियम गेट्स कहा जाते हैं, और इनको स्टेबल रखने में कैल्शियम आयन का एक बहुत बड़ा रोल है। या इनको नॉर्मली एक्टिव रखने में, ये मैंने वर्ड इस्तेमाल किया कि इन्होंने एक हद तक काम करना है, ओवर एक्टिव नहीं होना। तो कैल्शियम का रोल है, इसकी डिटेल में हम नहीं जाते, ठीक हो गया। तो कैल्शियम आयन अगर कम होंगे ब्लड के अंदर तो सोडियम तेज़ी से अंदर आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, जब सोडियम तेज़ी से अंदर आएंगे तो इसका क्या मतलब है, इंक्रीज द एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन। न्यूरॉन बहुत तेज़ी से एक्साइटेड होंगे और ज़्यादा अमाउंट में नर्व इम्पल्स को मसल्स की तरफ भेज रहा हूँ। अभी बिल्कुल इसी तरह जैसे हमारी मसल में एक नर्व इम्पल्स आई और हमारे मसल ने कॉन्टैक्ट किया, अगर उसी एक सेकेंड में 20 नर्व इम्पल्सेस आ जाए तो फिर हमारा बाजू तेज़ी से कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देगा, ठीक हो गया। तो ये बात समझ में आया कि ब्लड कैल्शियम अगर लो होगा तो हमारे न्यूरॉन ज़्यादा एक्साइटेड होंगे, क्योंकि सोडियम के जो गेट हैं वो ओवर एक्साइटेड हो जाएंगे, ज़्यादा अमाउंट में नर्व इम्पल्स को जनरेट कर रहे होंगे। तो जिस वक्त ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस आएंगी तो मसल ट्विचेस आर कन्वल्सन, मसल्स में झटके लगना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, कोई भी काम बॉडी की एक लिमिट है। ये तो बिल्कुल इसी तरह एक स्टूडेंट को हम समझें कि बहुत ज़्यादा एफिशिएंट है और उसको थोड़ा सा काम ज़्यादा दे दें, वो करके आ जाए, फिर हम उससे ज़्यादा दे दें, वो करके आ जाए, फिर उससे ज़्यादा दे दें, वो भी करके आ जाए। हम बहुत सारा काम करेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा, हो सकता है उसकी जो सेंस है वो ख़त्म हो जाए, वो कहेगा सर इतना काम मैं नहीं कर सकते। तो बिल्कुल इसी तरह कि जब मसल्स बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं तो लॉस ऑफ सेंसेशन, तो बाज़ दफ़ा वो सेंस करना ही छोड़ देते हैं। किसी को मुसलसल डांटते रहे वो कहते हैं ढीठ हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि जब नर्व इम्पल्सेस ज़रूरत से ज़्यादा आना शुरू हो तो मसल ढीठ हो, वो उनको रिस्पॉन्ड ही करना छोड़ देते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, पैरालिसिस, के मसल्स काम करना छोड़ देंगे, और मसल्स अगर काम करना छोड़ दें तो पैरालिसिस, फालिज हो जाता है। तो लो कैल्शियम लेवल अगर बहुत ज़्यादा आगे तक चला जाए तो पैरालिसिस तक भी चला जाता है। अच्छा, ज़्यादातर जो डिजीज़ होती हैं उनके साइट ऑफ एक्शन होते हैं कि वो एक मखसूस जगह इफ़ेक्ट ज़्यादा शो कर रही होती है। जैसे हम टीबी की अगर बात करें तो फ़ौरन ज़हन में आता है कि कोई खांसी जैसी बीमारी होगी। हालांकि टीबी हमारे पास काफ़ी किस्म की हो सकती है, हार्ट की टीबी भी हो सकती है, जॉइंट की टीबी भी हो सकती है। तो बाज़ बीमारियाँ ऐसी हैं जो एक साइड के ऊपर ज़्यादा अटैक कर रही होती। तो आमतौर पर मस्कुलर टेक्नी का जो इफ़ेक्ट है वो हमारे इस जगह पे है, ये वाली जो है फेरेंक्स, रेस्पिरेटरी मसल, रेब की मसल, इस जगह पे ज़्यादा अटैक होता है। तो अगर हम इस बीमारी को ट्रीट ना करें तो स्पैज़म कहते हैं इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन को, ख़ास तौर पर जो लेरिंग्स के मसल्स है जिसने रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है, उसमें अगर इनवॉलेंट्री कंट्रैक्शन होना शुरू, फिर एक वक्त ऐसा आता है अगर हमने इसको ट्रीट नहीं किया तो रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो, इंसान की जो मसल्स हैं जो उसकी रिब केज को ऊपर और नीचे कर रहे हैं, जिसकी वजह से सांस अंदर आ रहा है, सांस बाहर जा रहा है, तो अगर वो मसल पैरालाइज हो जाए तो क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो ये थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि मस्कुलर टेक्नी, ये इन सारे डिसऑर्डर में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ है वो ये है। ये काफ़ी दफ़ा बोर्ड के पेपर में आई है। तो मस्कुलर टेक्नी में क्या हुआ, तो ये बड़ा वीआईपी शॉर्ट क्वेश्चन है। मस्कुलर टेक्नी बोर्ड के काफ़ी सारे पेपर्स में भी आ चुका है, ठीक है। इसमें होता क्या कि कैल्शियम लेवल कम होगा, उसके बाद न्यूरॉन एक्साइटेड होंगे, मसल ट्विचेस होंगे, लॉस ऑफ सेंसेशन होगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम भी ये ज़्यादा इफेक्ट कर रही होगी, और अगर रेस्पिरेटरी पैरालिसिस होगा लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह से तो डेथ हो सकती है। तो ये हमारे दो इम्पॉर्टेंट मसल डिसऑर्डर हैं, दो रहते हैं, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा डिटेल से मैंने इस वजह से बताया क्योंकि यहाँ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल अक्सर स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं कि मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होती मसल फटीग में।
आगे बुक में लिखा होता है कि कंटिन्यूअस मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तो मैंने तरतीब से इस वजह से लिख दिया ताकि आप लोगों को समझना आसान हो। यहाँ भी कन्फ्यूजन ये हो रही होती है कि लो कैल्शियम लेवल है, ठीक है, और लो कैल्शियम से कॉन्ट्रैक्शन कम होनी चाहिए थी क्योंकि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है, लेकिन यहाँ भी कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो रही होती है। तो ये दोनों कन्फ्यूजन है जो अक्सर स्टूडेंट को रहती हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा डिटेल से ये डिस्कस किए हैं। बाकी अगले जो 2 मसल डिसऑर्डर है उसको अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।